हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है पूर्वी, इसके चैप्टर नंबर 15 विभा चौधरी द बीम ऑफ लाइट दैट रिट द पाथ फॉर विमेन इन इंडियन साइंस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। रीडिंग वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेट अस डिस्कस। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर हमसे कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम विभा चौधरीज लाइफ इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। यानी कि यहाँ पर विभा चौधरी की लाइफ के कुछ इवेंट दिए गए हैं, हमें इन इवेंट्स को करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस में लगाने, यानी कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, इस तरह से। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर के साथ शेयर भी करना है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा ऑर्डर दिखा दिया है। सबसे पहले जो इवेंट आएगा वो ये वाला होगा, फर्स्ट नंबर। ये यहाँ पर जो थर्ड नंबर दिया हुआ ना, ये फर्स्ट इवेंट होगा। विभा चौधरी वॉज बोर्न इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी विभा चौधरी जी का जो जन्म हुआ था वो आज़ादी से पहले का जो भारत था तब हुआ था। जैसा कि हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी पढ़ा था कि इनका जन्म कोलकाता में 1913 में हुआ था, 1913 में 1913 में। तो ये तो हो गया फर्स्ट इवेंट। सेकेंड इवेंट होगा ये वाला जो कि यहाँ 5वें नंबर पे दिया गया है। शी ज्वाइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड नोबेल लॉरिएट पैट्रिक एम.एस. ब्रैकेट। यानी कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ज्वाइन किया अंडर द गाइडेंस ऑफ, किनकी गाइडेंस में, वहाँ के नोबेल पुरस्कार विजेता पैट्रिक एम.एस. ब्रैकेट की गाइडेंस में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर को ज्वाइन किया। इसके बाद थर्ड नंबर पे ये वाला इवेंट आता है जो यहाँ सेकंड नंबर पे दिया गया है। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में लिखा गया TIFR। यानी कि जो विभा चौधरी थी ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर बनी। तो ये हुआ थर्ड नंबर का इवेंट। फोर्थ नंबर पे आता है ये वाला इवेंट जो यहाँ पर 6 नंबर पे दिया गया है। शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर अ नोबेल प्राइज बाय एरविन स्क्रोडिंगर। यानी कि एरविन स्क्रोडिंगर के द्वारा विभा चौधरी को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिर 5वें नंबर पे आता है ये वाला इवेंट जो यहाँ फर्स्ट नंबर पे दिया गया। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ऑनर्ड हर लेगेसी बाय रीनेमिंग अ स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन लियो HD 86081 एज विभा। यानी कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, इन्होंने विभा चौधरी की जो विरासत है उसका सम्मान किया और रियो कॉन्स्टेलेशन में एक स्टार है HD 86081, इस स्टार का नाम उन्होंने रखा विभा, और इस तरह से उन्होंने विभा चौधरी को सम्मान दिया। उसके बाद 6 नंबर पे आता है ये वाला इवेंट जो कि यहाँ 4th नंबर पे दिया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ चेयर प्रोफेशनशिप इन विभाज नेम। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विभा चौधरी के सम्मान में एक चेयर प्रोफेशनशिप डिक्लेयर की, और इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी विभा चौधरी का सम्मान किया। अब इसके बाद हम देखेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो कि पेज नंबर 237, 238 और 239 पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इसी चैप्टर से लेकर हमें 2 एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक एक करके हम इन दोनों एक्सट्रैक्ट्स को रीड करेंगे और इन एक्सट्रैक्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देंगे। तो पहला एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। इन 1945 में विभाज एकेडमिक जर्नी टुक हर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। यानी कि 1945 में विभा चौधरी अपनी आगे की स्टडी के लिए, या ये कह सकते हैं आगे की रिसर्च के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में चली गई थी जो कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में था। अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड नोबेल लॉरिएट पैट्रिक एम.एस. ब्रैकेट। यानी कि जब वो वहाँ पर गई यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में तो विभा चौधरी ने किन की गाइडेंस में काम किया, वहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता पैट्रिक एम.एस. ब्रैकेट की गाइडेंस में उन्होंने काम किया। शी डेल्व्ड डीपर इनटू द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज। और कॉस्मिक रेज का बड़ा ही गहराई से उन्होंने अध्ययन किया। हर PhD थीसिस ऑन कॉस्मिक रेज अर्नड लोकल रिकॉग्निशन। यानी कि उनकी जो PhD थीसिस थी कॉस्मिक रेज के ऊपर, उसकी वजह से वहाँ पर उनको पहचान मिली। विद न्यूज़पेपर्स इंट्रोड्यूसिंग हर एज
इंडियाज़ न्यू वुमेन साइंटिस्ट, शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज। और वहाँ के न्यूज़पेपर्स में छपने लगा कि ये जो विभा चौधरी है ये भारत की नई वुमेन साइंटिस्ट है, तो और ये कॉस्मिक रेज में बहुत ही एक्सपर्ट है। जैसे यहाँ लिखा ना, जैसे न्यूज़पेपर में छप रहा था, शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, यानी कॉस्मिक रेज में उनकी जो ये क्या टैलेंट था, उनकी जो क्षमता थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। मतलब एक तरीके से वो न्यूज़पेपर्स में ये कह रहे थे कि विभा चौधरी कॉस्मिक रेज के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट है। अब इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ द मेंशन ऑफ पैट्रिक एम.एस. ब्रैकेट अ नोबल लॉरिएट सिग्निफिकेंट इन दिस एक्सट्रैक्ट। जैसा कि इस एक्सट्रैक्ट में बताया गया है कि जब विभा चौधरी 1945 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में चली गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने पैट्रिक एम.एस. ब्रैकेट जो कि नोबल पुरस्कार विजेता हैं, उनके साथ उनकी गाइडेंस में काम किया था। तो ये जो इनका मेंशन किया गया नोबल पुरस्कार विजेता पैट्रिक एम.एस. ब्रैकेट, इस चीज़ का क्या महत्व है इस एक्सट्रैक्ट में, इनको क्यों मेंशन किया गया? तो इसका आंसर देखिए। इट शोज़ विभा वर्क विद अ रिनोन्ड साइंटिस्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि विभा चौधरी ने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के साथ काम किया। इस्टेब्लिशिंग हर क्रेडिबिलिटी इन अ मेल डोमिनेटेड फील्ड। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो मेल डोमिनेटेड फील्ड है, यानी कि पुरुष प्रधान जो क्षेत्र है, इससे उनकी जो विश्वसनीयता है वो स्थापित होती है कि हाँ वो वहाँ पर गई, उन्होंने एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में, जहाँ पर पुरुष प्रधान एक कह सकते हैं क्षेत्र था, जहाँ पर जो मेल साइंटिस्ट थे वो ज़्यादा पॉपुलर थे, और उनके बीच में जाकर उन्होंने इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ काम किया। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता स्थापित होती है इससे। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ विमेन साइंटिस्ट्स इन 1940s फ्रॉम द टाइटल गिवन टू हर बाय द प्रेस, इंडियाज़ न्यू वुमेन साइंटिस्ट। इसका ये मतलब है कि उस समय पर जो ये प्रेस में छपा था कि इंडिया की न्यू वुमेन साइंटिस्ट, ये वहाँ पर छपा था, ये टाइटल दिया गया था न्यूज़पेपर में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय पर पब्लिक परसेप्शन क्या था, यानी कि आमतौर पर क्या समझा जाता था वुमेन साइंटिस्ट के बारे में। अगर हम 1940 के दशक की बात करें तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन, वुमेन साइंटिस्ट वर वाइडली एक्सेप्टेड एंड सेलिब्रेटेड एट दैट टाइम, कि वुमेन साइंटिस्ट बहुत ही उस समय पर आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाता था और वो काफ़ी पॉपुलर भी होती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन, द वर्ल्ड वॉज स्टिल डाउटफुल अबाउट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ वुमेन साइंटिस्ट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक्चुअली उस समय भी परसेप्शन ये था कि जो वुमेन साइंटिस्ट होती है ना, उनकी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट किया जाता था। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि एक इंडिया से एक वुमेन साइंटिस्ट आई है और वो कॉस्मिक रेस पर इतना गहराई से अध्ययन कर रही है और वो उसमें इतनी एक्सपर्ट है, तो उन्होंने ये टाइटल दिया था इंडियाज़ न्यू वुमेन साइंटिस्ट। इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी छुपी हुई थी कि ये अगर यही कोई और मेल साइंटिस्ट होता, कोई बहुत पॉपुलर होता, तो उसको उसकी बहुत सारी अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट मान लिया जाता। लेकिन यहाँ पर तो उनके लिए था कि इंडिया की एक न्यू वुमेन साइंटिस्ट आ गई है जो कि कॉस्मिक रेज में इतना अच्छा काम कर रही है। तो इससे यही पता चलता है कि उस समय पे भी वुमेन साइंटिस्ट की कैपेबिलिटीज़ को लेकर डाउट किया जाता था। तो सही आंसर ऑप्शन बी ही है। द वर्ल्ड वॉज स्टिल डाउटफुल अबाउट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ वुमेन साइंटिस्ट। सी और डी ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं। वुमेन साइंटिस्ट वर एज कॉमन एंड रिनोन्ड एज मैन इन द 1940s, यानी वुमेन साइंटिस्ट भी उतनी कॉमन और उतनी ही मशहूर थी 1940 में जितना कि मेल साइंटिस्ट है। नहीं। डी ऑप्शन, वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी साइंसेज और परस्यू साइंटिफिक कैरियर्स, यानी कि वुमेंस को साइंस स्टडी करने नहीं दिया जाता था या साइंटिफिक कैरियर बनाने नहीं दिया जाता था। ये ऑप्शन भी सही नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ यही थी कि उस समय पर जो कैपेबिलिटीज़ थी ना, उस पर डाउट किया जाता था। अब इसके बाद हम आते हैं इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। इन द फ्रेज सेलिब्रेटेड नोबल लॉरिएट, द वर्ड सेलिब्रेटेड रेफर्स टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट समवन हु इज़। अब यहाँ पर ये कहा गया कि जैसे एक्सट्रैक्ट में हमने पढ़ा सेलिब्रेटेड नोबल लॉरिएट, यानी कि सेलिब्रेटेड नोबल विजेता। तो सेलिब्रेटेड का जो मतलब होता है वो होता है प्रसिद्ध। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं या 4 मीनिंग कह सकते हैं। सेलिब्रेटेड का मतलब, इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो सेलिब्रेटेड का मतलब नहीं है। बाकी 3 मीनिंग तो सेलिब्रेटेड के हैं, लेकिन एक ऑप्शन सेलिब्रेटेड का नहीं है। तो वो कौन सा है? पहला देखते हैं। ए, फेमस एंड हाईली रिस्पेक्टेड, बिल्कुल सही, ये तो होता ही है कि सेलिब्रेटेड मीन्स फेमस और हाईली रिस्पेक्टेड। बी, फ्रिक्वेंटली सीन इन पब्लिक, जो अक्सर पब्लिक में नजर आए, ये इसका मतलब नहीं है। यानी कि सही आंसर ये है, फ्रिक्वेंटली सीन इन पब्लिक। हमें वो आंसर बताना था, वो मीनिंग बताना था जो सेलिब्रेटेड का मीनिंग नहीं है।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही इसका आंसर है। सी और डी पढ़ लेते हैं। रिनोन्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स, जो अपनी अचीवमेंट्स के लिए मशहूर है, अपने अचीवमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सेलिब्रेटेड का ये मतलब होता है। तो उसके अलावा वेल रिगार्डेड इन देयर फील्ड, जो अपने क्षेत्र में अपनी फील्ड में बहुत ही सम्मानित होते हैं, तो सेलिब्रेटेड का ये भी मतलब है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है, फ्रिक्वेंटली सीन इन पब्लिक, जो कि सेलिब्रेटेड का मतलब नहीं है। तो हमें यही बताना था कि यहाँ पर कौन सा वो ऑप्शन है जो सेलिब्रेटेड का मतलब नहीं है, तो वो है ऑप्शन बी। अब इसके बाद इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। हमें यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। द फ्रेज शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज सजेस्ट दैट, यानी ये जो फ्रेज है शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, ये किस चीज़ को दिखाता है? तो दैट के बाद यहाँ ब्लैंक स्पेस में आप क्या लिखेंगे? शी हैड एक्सेप्शनल स्किल इन स्टडिंग कॉस्मिक रेज, यानी ये जो कहा गया है फ्रेज शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, ये दिखाता है कि जो बिभा चौधरी थी शी हैड एक्सेप्शनल स्किल इन स्टडिंग कॉस्मिक रेज, कि वो कॉस्मिक रेज की स्टडी करने के लिए उनके पास एक्सेप्शनल स्किल थी, वो कॉस्मिक रेज को बहुत ही गहराई से समझती थी, वो एक्सपर्ट थी इसमें। अब इसके बाद हम सेकंड एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। सेकंड एक्सट्रैक्ट में क्या कहा गया देखिए। द जर्नी फ्रॉम बिभा चौधरीज एरा to today's women scientists had been long and arduous, but it is also inspiring। यानी बिभा चौधरी के दौर से लेकर आज की महिला वैज्ञानिकों तक का जो सफ़र है, ये सफ़र बहुत ही लंबा और कठिन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रेरणादायक भी रहा है, इंस्पायरिंग भी रहा है। अब आगे देखिए। द स्ट्रगल्स चौधरी फेस, यानी कि बिभा चौधरी ने जो स्ट्रगल फेस किया, जो संघर्ष किया, आर अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ हाउ फार वी हैव कम एंड हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो। यानी कि बिभा चौधरी ने जो ये संघर्ष किया, ये हमें दिखाता है कि हम तब से लेकर अब तक कितना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी दिखाता है कि अभी हमें और भी बहुत आगे जाना है। और उसके बाद बट विद एवरी कॉस्मिक अचीवमेंट, यानी कि हर कॉस्मिक अचीवमेंट के साथ साथ, और उसके अलावा इसमें आगे बताया गया है बी इट लैंडिंग ऑन द मून, फिर चाहे मून पर लैंडिंग की बात हो, और रीचिंग मार्स, चाहे मार्स तक पहुंचने की बात हो, दीज विमेन प्रूव दैट द जर्नी इज़ वेल वर्थ इट, यानी कि ये महिलाओं ने साबित किया है, यानी कि ये जो अचीवमेंट्स है, कॉस्मिक अचीवमेंट्स, मून पर लैंडिंग, मार्स तक पहुंचना, ये सब जो किया, इसके द्वारा भी ये विमेन ने, महिलाओं ने साबित किया है कि ये जो यात्रा थी, ये जो जर्नी थी, इसकी वर्थ थी, और इस पर सही जो संघर्ष किया गया, जो इसके लिए मेहनत की गई, ये जो जर्नी है ये वाकई इसके लायक है। अब इसके बाद देखिए इस एक्सट्रैक्ट में आगे क्या कहा गया है। बिभा चौधरी लेगेसी लिव्स ऑन, यानी बिभा चौधरी की विरासत आज भी जीवित है और आज भी वो प्रेरित करती है महिला साइंटिस्ट को। हर स्टोरी कॉन्टिन्यूज टू इंस्पायर यंग वीमेन टू परस्यू देयर पैशंस, यानी उनकी जो स्टोरी है वो इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है महिलाओं को अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रेक बैरियर्स, बंधनों को, सीमाओं को तोड़ने के लिए, एंड लीव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड, और इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए। एज द स्टार्स ऑफ इंडियन साइंस शाइन ब्राइटर, यानी कि जैसे जैसे भारतीय विज्ञान के सितारे और भी चमकेंगे, बिभा चौधरी द बीकन, यानी कि बीम ऑफ लाइट विल ऑलवेज गाइड द वे, यानी कि जैसे जैसे भारतीय विज्ञान के सितारे और भी चमकेंगे, तो बिभा चौधरी जो कि प्रकाश की किरण है, वो हमेशा उनका मार्गदर्शन करती रहेगी। अब इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय विमेन साइंटिस्ट टुडे एज़ कम्पेयर टू बिभा चौधरीज एरा, यानी कि आज के समय पर विमेन साइंटिस्ट को जो चैलेंजेस फेस करने होते हैं वो किस तरीके से अलग है उन चैलेंजेस से जो कि बिभा चौधरी के समय पर विमेन साइंटिस्ट को फेस करने होते थे, वो किस तरीके से उनसे अलग हैं। तो ए ऑप्शन देखते हैं, विमेन साइंटिस्ट नो लॉन्गर फेस एनी बैरियर्स, ये तो सही नहीं है। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, द चैलेंजेस रिमेन बट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, ये बिल्कुल सही है कि चैलेंजेस आज भी हैं, विमेन साइंटिस्ट के सामने चैलेंजेस आज भी हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें बिभा चौधरी जी के समय से, तो उस समय पर जो चैलेंजेस थे उसके मुकाबले काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारी प्रोग्रेस हो चुकी है, हालांकि कुछ चैलेंजेस आज भी है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द चैलेंजेस रिमेन बट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी, द स्ट्रगल्स हैव बिकम मोर डिफिकल्ट ओवर टाइम्स, यानी कि जो स्ट्रगल है पहले से ज़्यादा हो गए, तो ये सही नहीं है। द स्ट्रगल्स आर द सेम एज दे वर फॉर चौधरी, यानी जो बिभा चौधरी के समय के स्ट्रगल थे वही स्ट्रगल्स आज भी है, ये भी सही नहीं है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चैलेंजेस आज भी है लेकिन काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई है। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज
बिभा चौधरीज लेगेसी लिव्स ऑन सजेस्ट दैट डैश, यानी कि ये जो फ्रेज़ है बिभा चौधरी की विरासत आज भी जीवित है, ये किस चीज़ को दिखाता है? तो दैट के बाद आप क्या लिखेंगे? दैट हर इन्फ्लुएंस कॉन्टिन्यूज टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशंस, यानी कि जब हम ये कहते हैं कि बिभा चौधरी की विरासत आज भी जीवित है, तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि बिभा चौधरी आज की जनरेशन्स को भी प्रभावित करती है और वो आने वाली जो जनरेशन्स है उनको भी प्रभावित करती रहेंगी। तो इसको इसी तरीके से कहा जाता है कि बिभा चौधरी की विरासत आज भी जीवित है। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आप ये वाला आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ बिभा चौधरी रेफर्ड टू एज अ बीकन एंड अ बीम ऑफ लाइट इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट में बिभा चौधरी को बीकन और बीम ऑफ लाइट क्यों कहा गया है? बीकन मतलब प्रकाश का स्तंभ और बीम ऑफ लाइट प्रकाश की किरण। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि बिभा चौधरी को यहाँ पर जब ये कहा गया बीकन या बीम ऑफ लाइट, तो उनको लाइट से कंपेयर किया गया है। तो जैसे लाइट अंधेरे में प्रकाश ले आती है, रास्ता दिखाती है, ऐसे जो बिभा चौधरी है वो उन्होंने जिस चीज़ की शुरुआत करी थी वो आज प्रेरणा का स्रोत है। आज उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सी महिलाएं आज साइंटिस्ट बनने का सोच सकती हैं, क्योंकि बिभा चौधरी उनके लिए एक प्रकाश का काम करती है, उनको रास्ता दिखाने का काम करती हैं। तो इसका आंसर देखिए मेटाफोर। देखिए मेटाफोर का मतलब होता है जो कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ बिभा चौधरी को कंपेयर किया गया है बीकन यानी प्रकाश स्तंभ या फिर बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण से। मेटाफोर फॉर हर रोल इन गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशंस ऑफ विमेन साइंटिस्ट जस्ट एज लाइट इल्यूमिनेट्स डार्कनेस, यानी महिला वैज्ञानिकों की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए बिभा चौधरी वैसे ही प्रेरणा देती है, वैसे ही काम करती है जैसे कि अंधकार में रोशनी लाने के लिए जो लाइट है वो काम करती है। ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे प्रकाश अंधकार को प्रकाशित कर देता है, अंधेरे में भी रोशनी ले आता है और एक रास्ता नज़र आता है, वैसे ही जो आने वाली पीढ़ियां है जो ऐसी महिलाओं की जो कि साइंटिस्ट बनना चाहती है, तो बिभा चौधरी जी भी उनके लिए बिल्कुल ऐसे ही प्रकाश का काम करती है, उनको रास्ता दिखाने का काम करती हैं। अब इसके बाद इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ अ फैक्ट और एन ओपिनियन। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, हमें बताना है ये सेंटेंस एक फैक्ट है या फिर ये एक ओपिनियन है। देखिए फैक्ट जो होता है ना वो सबके लिए एक समान है, वो फिक्स है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जो ओपिनियन होता है, तो अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से हो सकता है 6 कहें कि हाँ हम तो इसको सही मानते हैं और 4 कहे कि नहीं हम तो इतना इसको महत्व नहीं देते हैं, तो ये ओपिनियन हो जाता है, ठीक है। जबकि फैक्ट सबके लिए एक समान रहता है। तो ये ज़रा सेंटेंस देखते हैं। बिभा चौधरी वॉज द बीकन, बिभा चौधरी एक प्रकाश स्तंभ थी, द बीम ऑफ लाइट प्रकाश की किरण थी, हुज स्टोरी कॉन्टिन्यूज टू इंस्पायर यंग वुमेन, और उनकी कहानी युवा महिलाओं को इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है। तो ये एक ओपिनियन है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओपिनियन कि जब बिभा चौधरी को बीकन कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है या बीम ऑफ लाइट प्रकाश की किरण कहा जाता है, तो इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो ये फैक्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन है। अब इसके बाद देखिए हमसे क्या कहा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ बिभा चौधरी कंसिडर्ड अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ साइंस, यानी कि बिभा चौधरी को फील्ड ऑफ साइंस में, साइंस की फील्ड में पायनियर यानी कि लीडर के रूप में क्यों माना जाता है? देखिए इसका आंसर क्या है। बिभा चौधरी इज़ कंसिडर्ड अ पायनियर इन साइंस, यानी कि बिभा चौधरी को साइंस में पायनियर माना जाता है, लीडर माना जाता है, बिकॉज शी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फिजिसिस्ट, यानी वो भारत की पहली महिला फिजिक्स साइंटिस्ट थी। हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन था, योगदान था। कौन सी फील्ड में? देखिए टू कॉस्मिक रे रिसर्च में, एक तो कॉस्मिक रे रिसर्च में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और उसके अलावा एंड पार्टिकल फिजिक्स में भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन वीमेन फेस्ड इमेंस बैरियर्स इन साइंटिफिक फील्ड, और वो भी उस समय पर जबकि साइंटिफिक फील्ड्स में महिलाओं को बहुत सारी बाधाओं का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, उस समय पर उन्होंने इतने महत्वपूर्ण काम किए थे कॉस्मिक रे के फील्ड में और पार्टिकल फिजिक्स की फील्ड में। उसके अलावा और भी रीज़न है जिनकी वजह से बिभा चौधरी जी को पायनियर यानी लीडर कहा जाता है साइंस में। हर एक्सीलेंट वर्क ऑन पाई मेसन्स अ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि ये जो पाई मेसन्स होता है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इस क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था। एंड हर परजर्वेरेंस, ये परजर्वेरेंस का मतलब हो गया दृढ़ता, उनकी जो दृढ़ता थी इन अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन,
पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर जनरेशन्स ऑफ वीमेन साइंटिस्ट, यानी कि जो मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन था, ये जो साइंस की फील्ड थी, इसमें भी जिस दृढ़ता के साथ वो लगी रही, अपने काम में सफलता प्राप्त करी और आगे बढ़ती रही और इतने संघर्ष उन्होंने किए, इसकी वजह से जो आने वाली वीमेन साइंटिस्ट थी, जो फ्यूचर में आने वाली वीमेन साइंटिस्ट थी, उनके लिए भी एक रास्ता तैयार किया उन्होंने। तो ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से बिभा चौधरी जी को पायनियर इन द साइंस कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डस बिभा चौधरीज नॉमिनेशन बाय एरविन स्क्रोडिंगर टेल अस अबाउट हर एबिलिटीज़, यानी कि जो एरविन स्क्रोडिंगर थे, जो खुद वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बिभा चौधरी जी को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया था, जो कि हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में पढ़ा भी था। तो ये हमें क्या बताता है बिभा चौधरी जी की एबिलिटीज़ के बारे में कि एरविन स्क्रोडिंगर के द्वारा उनको नॉमिनेट किया गया। तो इससे हमें बिभा चौधरी जी की एबिलिटीज़ के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका आंसर देखिए, बिभा चौधरीज नॉमिनेशन बाय रिनॉन्ड फिजिसिस्ट एरविन स्क्रोडिंगर shows that her scientific work was of exceptional quality, यानी कि जो एरविन स्क्रोडिंगर थे, जो खुद इतने मशहूर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बिभा चौधरी का नॉमिनेशन किया था नोबेल पुरस्कार के लिए। ये दिखाता है कि साइंस में उनकी जो क्वालिटी थी वो कितनी एक्सेप्शनल थी, साइंस वर्क में वो कितनी एक्सेप्शनल थी, एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली थी, डिस्पाइट द जेंडर बायसेस प्रेवलेंट इन हर टाइम, जबकि उनके समय पर जो जेंडर बायसेस था, यानी ये जो लिंग भेदभाव था, ये बहुत ज़्यादा होता था, महिलाओं को इतना मतलब आगे नहीं बढ़ाया जाता था। लेकिन उसके बावजूद जो ये इतने मशहूर साइंटिस्ट थे एरविन स्क्रोडिंगर, इसके बावजूद उन्होंने बिभा चौधरी का अगर नॉमिनेशन किया नोबेल प्राइज़ के लिए, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ उनके अंदर रही होगी, तभी उनका नॉमिनेशन किया गया। This nomination served as strong validation of her remarkable abilities and contribution to physics। और उनका जो ये नॉमिनेशन किया गया नोबेल पुरस्कार के लिए, ये इस बात को एकदम पुख्ता कर देता है, साबित कर देता है उनकी रिमार्केबल एबिलिटीज़ को और फिजिक्स में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उनके योगदान को। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। बिभा चौधरी नेवर वर्कड फॉर अवार्ड्स और रिकॉग्निशन, यानी कि बिभा चौधरी ने कभी भी अवार्ड्स के लिए या पहचान के लिए काम नहीं किया। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो हमें इस चैप्टर में से ही, इस स्टोरी में से ही हमें ऐसे एविडेंस दिखाने जिससे कि हमें पता चले कि बिभा चौधरी ने कभी भी अवार्ड्स के लिए या फेमस होने के लिए, फेम के लिए, रिकॉग्निशन के लिए कभी काम नहीं किया। तो देखिए हमने आंसर में क्या लिखा, बिभा चौधरी नेवर वर्कड फॉर अवार्ड्स और रिकॉग्निशन बाय स्टेटिंग शी नेवर रिसीव्ड एनी अवार्ड्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। देखिए इसी चैप्टर में लिखा गया है उनके बारे में कि उनको अपने लाइफ टाइम में कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतने बड़ी बड़ी रिसर्च करी साइंस फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में, कि इससे पता चलता है कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनको कोई फेम नहीं मिल रहा या अवार्ड नहीं मिल रहा। वो अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत से कर रही थी। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने कभी भी अवार्ड्स के लिए और रिकॉग्निशन के लिए कभी काम नहीं किया। येट कॉन्टिन्यूड हर रिसर्च टायरलेसली, मतलब अवार्ड कोई नहीं मिला, उसके बावजूद वो बिना थके अपने रिसर्च के काम में लगी रही। हर डेडिकेशन टू साइंस डिस्पाइट लैक ऑफ फॉर्मल रिकॉग्निशन शोज हर वर्क वॉज ड्रिवन बाय जेन्युइन साइंटिफिक क्यूरियोसिटी रेदर देन द परस्यूट ऑफ ऑनर्स, यानी कि कोई इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली, कोई इतने अवार्ड्स नहीं, कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद साइंस के प्रति उनका जो डेडिकेशन था वो बना रहा, जो इस बात को दिखाता है कि उनके अंदर सही मायने में, असलियत में साइंस के प्रति एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनको कोई अवार्ड दिया जा रहा है कि नहीं, उतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है कि नहीं। वो सिर्फ साइंस में अपने काम के प्रति समर्पित थे, साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी उनके अंदर, तो वो अपने काम को करती गई, उनको इससे कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। हाउ डज द रीनेमिंग ऑफ अ स्टार एज बिभा सर्व एज बोथ अ लिटरल एंड सिंबॉलिक रिकॉग्निशन ऑफ हर कंट्रीब्यूशंस टू साइंस। जैसा कि हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी देखा था कि एक स्टार को बिभा चतुर्वेदी के नाम पर ही उस स्टार का नाम रखा गया, और स्टार का नाम रखा गया है बिभा। तो हमें ये बताना है कि जो स्टार का नाम उनके नाम पे बिभा रखा गया है, तो ये लिटरल और सिंबॉलिक दोनों तरीक़ों से कैसे उनके कंट्रीब्यूशन को दिखाता है साइंस में, यानी साइंस में उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको ये जो स्टार को नाम दिया गया है बिभा, ये लिटरल और सिंबॉलिकली कैसे दिखाता है बिभा चौधरी के साइंस में दिए गए कंट्रीब्यूशन को। तो इसका आंसर देखिए,
द रीनेमिंग ऑफ स्टार HD 86081, ये हमने रीडिंग वीडियो में भी देखा था, एक स्टार है जो कि जिसका पहले क्या नाम था HD 86081, जिसको कि बाद में ये नाम दिया गया, विभा नाम दिया गया। सर्व्स एज लिटरल रिकॉग्निशन, तो लिटरल रिकॉग्निशन ऐसे है बाय परमानेंटली एचिंग हर नेम इन एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स, कि इस तरीके से क्या हुआ कि इनका जो नाम था, विभा चतुर्वेदी का जो नाम था, वो हमेशा के लिए एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स में आ गया। तो एक तो इस तरीके से उनको एक उनकी पहचान की गई और उनको एक सम्मान दिया गया कि अब हमेशा के लिए उनका नाम एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स में आ गया। और दूसरा सिम्बोलिकली देखते हैं। सिम्बोलिकली इट रिप्रेजेंट्स हाउ शी इल्यूमिनेटेड द पाथ फॉर विमेन इन साइंस, यानी कि ये सिम्बोलिकली ये भी दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने जो साइंस में जो महिलाएं आती हैं, साइंस में जो महिलाएं काम करने के लिए आती हैं, किस तरीके से उनके रास्ते को उन्होंने रोशनी दी, प्रकाश दी। ठीक है। मच लाइक अ स्टार प्रोवाइड्स लाइट इन डार्कनेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो स्टार होता है वो अंधेरे में प्रकाश देता है। विद विभा मीनिंग बीम ऑफ लाइट, ऐसे ही जो विभा का मतलब होता है वो होता है प्रकाश की किरण। बीइंग अ पर्टिकुलरली फिटिंग ट्रिब्यूट, यानी बिल्कुल सही ट्रिब्यूट है कि एक स्टार का नाम उनके नाम पे रखा गया, और स्टार का नाम भी क्या है उनके नाम पे जो रखा गया, विभा। विभा मतलब जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। तो बिल्कुल यही हम उनके लिए कह सकते हैं कि बहुत सी महिलाओं के लिए जो कि साइंस में आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए जो विभा चतुर्वेदी है वो एक प्रकाश की किरण की तरह काम करती है, उनको एक रास्ता दिखाती है। विभा चौधरी, मैंने गलती से विभा चतुर्वेदी बोल दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ डू द रोल्स ऑफ वीमेन इन इसरो टुडे रिफ्लेक्ट ब्रॉडर चेंजेस इन सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वीमेन इन STEM स्टेम इन इंडिया। अब इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी आपको बताया था, स्टेम में S का मतलब साइंस, T का मतलब टेक्नोलॉजी, E का मतलब इंजीनियरिंग और M का मतलब मैथमेटिक्स होता है। तो आज जो इतनी महिलाएं इसरो में काम कर रही हैं, तो इससे में क्या पता चलता है कि क्या बदलाव आया, क्या ब्रॉडर चेंज आया है इंडियन सोसाइटल एटीट्यूड्स में, यानी भारतीय समाज के नज़रिए में क्या फ़र्क आया है महिलाओं के प्रति कि अब स्टेम के क्षेत्र में। इसको ज़रा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन की सेंस क्या है कि इसरो में इतनी महिलाएं काम कर रही हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति जो नज़रिया है वो क्या बदला है स्टेम के हिसाब से, कि क्या भारतीय महिलाएं अब भारतीय समाज क्या इस बात को अब समझ गया है कि जो महिलाएं हैं वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अच्छा कर सकती है। ये हमें इस बात से कैसे पता चलता है कि इसरो में इतनी महिलाएं काम कर रही हैं। तो हम जरा ये आंसर देखते हैं। द प्रोमिनेंट रोल्स ऑफ वीमेन इन इसरो टुडे सच एज रीडिंग मिशंस लाइक चंद्रयान 3, यानी कि जो इसरो में आज की डेट में बहुत सी महिलाएं हैं जो कि प्रोमिनेंट रोल, अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, अपना पूरा योगदान दे रही हैं इसरो में। जैसे कि हम देख सकते हैं चंद्रयान 3 में भी लीडर के रूप में उन्होंने काम किया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया महिलाओं ने। रिफ्लेक्ट सिग्निफिकेंट सोसाइटल प्रोग्रेस सिंस विभा चौधरीज एरा, यानी कि अगर हम इसको देखें तो अब जो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोग्रेस हो चुकी है भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति, अगर हम कंपेयर करें विभा चौधरी जी के समय से, विभा चौधरी जी के एरा से। व्हेन विमेन साइंटिस्ट वर्कड इन आइसोलेशन, क्योंकि उनके समय में तो महिलाओं को इतना आगे बढ़ने के अवसर भी नहीं मिलते, तो एक तरह से उनको आइसोलेशन में काम करना पड़ता था कि कहीं कहीं कोई महिला दिखती थी जो कि साइंस के क्षेत्र में काम करती थी। वेयर विभा वॉज एन एक्सेप्शन इन हर टाइम, विभा चौधरी अपने समय पर एक एक्सेप्शन की तरह थी, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट थी जो भारतीय महिला थी जो कि साइंस के क्षेत्र में आई थी। टुडेज वीमेन साइंटिस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड लीडर, जबकि आज की जो महिला साइंटिस्ट है वो तो रिकॉग्नाइज्ड लीडर है, उनकी अच्छी खासी पहचान है लीडर के रूप में। शोइंग ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ विमेंस कैपेबिलिटीज इन स्टेम फील्ड, इससे पता चलता है कि आज की डेट में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड में महिलाओं की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको स्वीकार कर लिया गया है, उसकी एक्सेप्टेंस हो चुकी है। और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि इसरो में आज बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है। What is the writer's purpose of highlighting the contributions of विभा चौधरी and other modern women scientists, यानी कि जो राइटर है उन्होंने विभा चौधरी के कंट्रीब्यूशन को भी हाईलाइट किया है और जो आज के समय की जो महिला साइंटिस्ट है उनके कंट्रीब्यूशन को भी हाईलाइट किया है। तो इससे क्या पर्पज़ है राइटर का, क्यों क्या करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है? तो इसका आंसर देखिए। द राइटर हाईलाइट्स विभा चौधरीज कॉन्ट्रीब्यूशंस alongside modern women scientists to show both the historical struggles women faced in STEM
एंड द प्रोग्रेस मेड सिंस देन, यानी कि राइटर ने जो ये काम किया है इस चैप्टर में कि विभा चौधरी के कंट्रीब्यूशन को भी दिखाया है और मॉडर्न विमेन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को भी दिखाया है। तो वो ये शो करने के लिए है, वो ये बताने के लिए है कि पास्ट में हिस्ट्री में कितना स्ट्रगल किया गया। एक तो ये दिखाया विभा चौधरी के स्ट्रगल के बारे में बता के कि पास्ट में कितना स्ट्रगल किया उन्होंने और किस क्षेत्र में स्ट्रगल किया, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में। और उसके अलावा जो मॉडर्न विमेन साइंटिस्ट के बारे में बताया, उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया, तो वो किस लिए किया था वो यहाँ बताया गया। द प्रोग्रेस मेड सिंस देन, कि ये भी बता दिया कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। देखिए जब राइटर बताता है विभा चौधरी जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में तो वो ये बता रहा है कि पास्ट में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, और जब वो आज के विमेन साइंटिस्ट के बारे में बताता है तो ये बताता है कि आज की डेट में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, खास तौर पे स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में पहले जहां महिलाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, अब उनको इन्हीं क्षेत्रों में कितना महत्व दिया जाता है। दिस कॉन्ट्रास्ट एम्स, यानी ये जो तुलना की गई है विभा चौधरी जो कि पुराने समय से थी और आज की जो महिला साइंटिस्ट हैं, इनकी जो तुलना की गई है, एम्स टू इंस्पायर रीडर्स, ये इसलिए ताकि जो पढ़े उनको एक प्रेरणा मिले, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ पाइनियर्स लाइक विभा पेव द वे फॉर टुडेज अचीवमेंट, यानी कि ये पढ़ने पर हमें पता चलता है कि किस तरीके से विभा चौधरी जी ने अपने समय पर जो संघर्ष किया, उन्होंने आज की महिलाओं के लिए एक रास्ता तैयार किया जिसकी वजह से आज की महिलाएं इतनी अचीवमेंट्स कर पा रही हैं। उसके अलावा वाइल एक्नॉलेजिंग देयर इज़ स्टिल वर्क टू बी डन, वो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि भी और भी बहुत काम किया जाना बाकी है फॉर जेंडर इक्वलिटी इन साइंस, साइंस के क्षेत्र में जेंडर इक्वलिटी के लिए, ताकि जो अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी भेदभाव है तो उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। कि अगर आज भी मेल फीमेल साइंटिस्ट के बीच में, हालांकि पहले से बहुत कम हो चुका है, लेकिन कहीं भी अगर थोड़ा भी भेदभाव अभी रह गया है, जेंडर इक्वलिटी आज भी लाने की जो है ज़रूरत, कहीं भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी किया जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। हाउ माइट दिस टेक्स्ट हेल्प शेप पीपल्स परसेप्शन ऑफ द रोल ऑफ विमेन इन अदर ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स, यानी कि ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, ये चैप्टर किस तरीके से जो मेल डोमिनेटेड फील्ड होती है, यानी जो पुरुष प्रधान जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर ये समझा जाता है कि सिर्फ जो मेल है, जो पुरुष है, वही अच्छा काम कर सकते हैं, तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, इससे हमें ये जो परसेप्शन है, कैसे हमारा एक नया परसेप्शन बन सकता है, ये जो पुरानी धारणाएं हैं, कैसे इसको ब्रेक करने में हमें ये चैप्टर मदद करता है, और कैसे ये हमें ये समझने में मदद करता है कि नहीं, महिलाएँ भी हर क्षेत्र में अच्छा काम कर सकती है, और ये जो धारणा है कि सिर्फ जो पुरुष है वही अच्छा काम कर सकते हैं, इसको बदलने में ये चैप्टर हमारी कैसे मदद करता है, इस सोच को बदलने में ये चैप्टर हमारी कैसे मदद करता है, वो हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। दिस टेक्स्ट हेल्प रीशेप परसेप्शन बाय शोइंग दैट विमेन लाइक विभा चौधरी हैव ऑलवेज हैड द कैपेबिलिटीज टू एक्सेल इन मेल डोमिनेटेड फील्ड्स व्हेन गिवन अपॉर्चुनिटीज़, यानी ये चैप्टर, ये जो टेक्स्ट हमने पढ़ा, ये हमें एक हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो धारणाएं हैं, उनको एक रीशेप देता है, उनको नए सिरे से बनाता है, ये दिखाकर कि विभा चौधरी जैसी महिलाएं जो उस समय पर इतना जिन्होंने संघर्ष किया और मेल डोमिनेटेड जो फील्ड थी उसमें उन्होंने अपने आप को साबित किया, वैसी महिलाएं तब भी थी और आज भी हैं जो कि मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाना चाहती हैं और दिखा भी रही हैं। जब भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वहाँ पर वो ये साबित कर देती है कि वो भी पुरुषों से कम नहीं हैं। तो इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, हर स्टोरी चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट जेंडर बैरियर्स इन एनी प्रोफेशन कैन बी ओवरकम थ्रू टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन। ये वाला पार्ट एक बार दोबारा समझते हैं। ठीक है, हर स्टोरी यानी कि विभा चौधरी जी की जो स्टोरी है, चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स हो गया जो आपकी रूढ़िवादिता होती है ना, कि मतलब एक सोच बना रखी है कि महिलाएं नहीं कर सकती, तो एक तो ये उसको चैलेंज करती है ये स्टोरी कि महिलाएं भी साइंस के क्षेत्र में अच्छा कर सकती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, महिलाएं इनमें अच्छा कर सकती है। एक तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है। एंड डेमोन्स्ट्रेटर, ये स्टोरी ये भी दिखाती है दैट जेंडर बैरियर्स इन एनी प्रोफेशन कैन बी ओवरकम, कि किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में आप जाएँ वहाँ पर जेंडर बैरियर्स को आप पार पा सकते हैं। जेंडर बैरियर्स जो एक ये सीमाएँ बनाई गई, जो बंधन बनाए गए, वो तोड़े जा सकते हैं। किसके द्वारा? थ्रू टैलेंट के द्वारा, एंड डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय के द्वारा, या कह सकते हैं कि दृढ़ संकल्प के द्वारा। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स तो हमने देख लिए हैं, अब हम आते हैं लेट अस लर्न पे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल बाय फिलिंग इन द एंटोनिम्स फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो इन द टेबल। यू मे रेफर टू द टेक्स्ट।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ये कुछ क्रॉस वर्ड्स यहाँ पर फिल करने हैं और यहाँ पर ये जो हमें क्लूज दिए गए हैं ना, हमें इनके अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो हम नंबर वाइज चलते हैं। फर्स्ट नंबर पे है एफर्टलेस। अब एफर्टलेस का जो अपोजिट इस टेक्स्ट में था, यहाँ लिखा है ना यू में रेफर टू द टेक्स्ट, यानी इस चैप्टर में जो इनके अपोजिट वर्ड्स हैं हम वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एफर्टलेस का जो अपोजिट हमने इस चैप्टर में रीड किया था वो था आर्जुअस, ARDUOUS। अब एफर्ट्सलेस का मतलब क्या हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, यानी कोई इजी चीज़। और ये आर्जुअस इसका अपोजिट होता है, यानी कि डिफ़िकल्ट। और ये जो फर्स्ट वाला हमने फिर किया ये डाउन, यानी ऊपर से नीचे में लिखा। अब ऐसे जो सेकंड है ये भी डाउन में है, यानी ऊपर से नीचे लिखना है। यहाँ पर है वीकनेस। अब वीकनेस का जो एंटोनिम यानी कि अपोजिट होगा वो यहाँ पर हमें ये सेकंड नंबर पे ऊपर से नीचे में लिखना है। तो वीकनेस हो गया कमज़ोरी, ठीक है। और उसका अपोजिट जो इस चैप्टर में हमें दिया गया था वो था टेनासिटी। टेनासिटी मतलब दृढ़ता के साथ। तो वीकनेस का अपोजिट यहाँ पर हमने लिखा टेनासिटी। इसके बाद थर्ड नंबर पे देखते हैं, ये डाउन में या ऊपर से नीचे लिखना है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब किसी को इग्नोर कर देना, किसी को नेग्लेक्ट कर देना या नज़रअंदाज कर देना। इसका अपोजिट जो हमने देखा था चैप्टर में वो यहाँ पर हमें ये थर्ड में लिखना है ऊपर से नीचे। तो इसका अपोजिट हमने चैप्टर में देखा था रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब होता है किसी को पहचान मिलना या पहचान देना। जैसे किसी को सम्मान दिया जाता है तो उससे उसकी रिकग्निशन होती है, उसकी पहचान होती है। तो यहाँ थर्ड नंबर में हमने लिखा रिकॉग्निशन, जो कि किसका अपोजिट, किसका एंटोनिम है, नेग्लेक्ट का। अब इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर है एक्रॉस में। एक्रॉस मतलब ये अब हम लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे। और यहाँ क्या दिया गया है, कोर। कोर का मतलब होता है जो किसी चीज़ का सेंटर होता है। तो इसका अपोजिट जो चैप्टर में हमने देखा था वो था पेरिफेरी। पेरिफेरी क्या मतलब, पेरिफेरी का मतलब होता है बाउंड्री। तो कोर हुआ सेंटर, तो इसका अपोजिट क्या लिखेंगे, पेरिफेरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर पे हमने लिखा पेरिफेरी, PERIPHERY। तो कोर का अपोजिट पेरिफेरी यानी कि बाउंड्री। कोर होता है सेंटर, पेरिफेरी बाउंड्री। अब फोर्थ तो हो गया। इसके बाद फिफ्थ देखते हैं, ये भी अक्रॉस में है लेफ्ट टू राइट। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर होता है। इसका अपोजिट जो इंडिपेंडेंट होता है, जो इस चैप्टर में हमने रीड किया था जो वर्ड, वो था ऑटोनमस। तो यहाँ पर हम फिफ्थ में जो लिखेंगे वो होगा ऑटोनमस। डिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर है, ऑटोनमस यानी कि जो सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है। तो यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, डिपेंडेंट का जो अपोजिट है, एंटोनिम है, वो लिखा है ऑटोनमस यानी कि आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। अब फिफ्थ नंबर तो हो गया। अब देखते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ है डाउन, यानी ऊपर से नीचे लिखेंगे। सिक्स नंबर में है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब जो कम महत्वपूर्ण होता है, लेस इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सिक्स्थ में आप जो लिखेंगे वो इसका अपोजिट होगा, यानी कि मोर इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में ऐसा कौन सा वर्ड था, वो वर्ड था पिवटल। पिवटल मतलब जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ट्रिवियल का जो अपोजिट यहाँ पर हमने लिखा है, जो उसका एंटोनिम यहाँ पर हमने लिखा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिवटल, PIVOTAL, यानी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद सेवेंथ नंबर देखते हैं, जो एक्रॉस में है लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। इसका अपोजिट जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो था इग्नाइट। तो यहाँ सेवेंथ नंबर पे आप लिखेंगे इग्नाइट, IG, उसके बाद आएगा N, I लिखा ही हुआ है, उसके बाद T और फिर E। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इग्नाइट, जो कि किसका अपोजिट होता है, एक्सटिंग्विश का। एक्सटिंग्विश हो गया बुझाना, इग्नाइट हो गया किसी चीज़ को जलाना। इसके बाद आते हैं एट्थ पे। एट्थ पे दिया गया टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो अंतरिक्ष से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है। तो वो जो वर्ड हमने इसमें देखा था चैप्टर में वो था कॉस्मिक, COSMIC। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस्मिक, एट्थ में कॉस्मिक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंसेज विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए, हर सेंटेंस में ना इस तरीके से अंडरलाइन जो फ्रेज़ है ना, इसको आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, यहाँ पर दिए गए इन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे जो कि, और इसकी जगह पे आप लिखेंगे। तो मतलब बदलेगा नहीं, यानी मीनिंग वही रहेगा इस सेंटेंस का, बस ये जो अंडरलाइन फ्रेज़ है इसकी जगह कोई एक वर्ड यहाँ से आप चूज़ करेंगे। अब कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड यहाँ से लेना है वो अब हमें देखना होगा।
तो पहला सेंटेंस देखते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट द ऑनलाइन मार्केट्स, यानी कि ये जो लोग हैं ये फर्स्ट पीपल समझे जाते हैं जिन्होंने ऑनलाइन मार्केट को स्टार्ट किया। तो जो स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को एज ए रीडर, तो इनको हम कहते हैं पायनियर्स, जो कि हमने चैप्टर में रीड किया था। तो ये जो फ्रेज़ है ना, द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, पायनियर। अब इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ मैटर, एनर्जी, लाइट एट्सेट्रा। वो साइंटिस्ट जो कि मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो अंडरलाइन फ्रेज़ है, ऐसे साइंटिस्ट को हम क्या कहते हैं जो कि मैटर, एनर्जी और लाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो इनको हम कहते हैं फिजिसिस्ट। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन फ्रेज़ है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, फिजिसिस्ट। इसके बाद थर्ड सेंटेंस देखते हैं, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर माई क्लासमेट्स एंड आर माई एज, यानी कि मेरे ज़्यादातर जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे क्लासमेट्स हैं और मेरी ही एज के हैं। तो ये जो अंडरलाइन फ्रेज़ है, फ्रेंड्स आर माई क्लासमेट्स एंड आर माई एज, तो इसकी जगह जो वर्ड हम यूज़ करने वाले हैं वो है पीयर्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पीयर्स है। अभी तक 3 वर्ड यूज़ हो चुके हैं, पायनियर, फिजिसिस्ट और ये पीयर्स। तो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, जो अंडरलाइन फ्रेज़ है उसकी जगह आप लिखेंगे पीयर्स। पीयर्स का भी यही मतलब होता है, जो आपकी एज के होते हैं, जैसे आपके क्लासमेट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ क्या कहा गया है, वी फर्स्ट वेलकम्ड ऑल द फेमस एंड इंपॉर्टेंट पीपल इन फोक सॉन्ग फॉर द अवार्ड सेरेमनी। अब फेमस एंड इंपॉर्टेंट पीपल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है ल्यूमिनरीज, इसका मतलब भी यही होता है, फेमस एंड इंपॉर्टेंट पीपल। तो यहाँ पर इस अंडरलाइन फ्रेज की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ल्यूमिनरीज। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई ब्रदर फाइनली सक्सीडेड इन हिज बिजनेस, मेरा ब्रदर फाइनली बिजनेस में सक्सीडेड हो गया बिकॉज ऑफ हिज कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन। अब कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स और डिटर्मिनेशन यही अंडरलाइन फ्रेज है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो वर्ड हम लिखेंगे वो होगा परसिस्टेंस। इसका भी यही मतलब होता है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन, यानी कॉन्टीन्यूस एफर्ट करना और दृढ़ता के साथ एफर्ट करना, इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसिस्टेंस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, यहाँ क्या दिया गया है, वी शुड रिमूव ऑल द थिंग्स दैट ब्लॉक अवर वे, यही अंडरलाइन फ्रेज है, इन अचीविंग सक्सेस। तो ऐसी चीज़ें जो हमारा रास्ता रोकती है, यानी कि एक तरह से रुकावट कह सकते हैं, बाउंड्रीज कह सकते हैं। तो इस अंडरलाइन फ्रेज की जगह यहाँ से हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, बैरियर्स। बैरियर्स का भी यही मतलब होता है, जो कि बाधाएं होती हैं, रुकावटें होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं। तो यहाँ पर हम इसकी अंडरलाइन फ्रेज थिंग्स दैट ब्लॉक अवर वे की जगह क्या लिख सकते हैं, बैरियर्स। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या कहा गया है, द वर्ड्स प्रोफेसरशिप, मेंटरशिप एंड लीडरशिप आर यूज्ड इन द टेक्स्ट। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने देखा था, इस चैप्टर में ये वर्ड्स यूज हुए हैं, प्रोफेसरशिप, मेंटरशिप, लीडरशिप। दीज वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग द सफिक्स शिप टू द वर्ड्स प्रोफेसर, मेंटर एंड लीडर। तो ये वर्ड्स कैसे बनाए गए, प्रोफेसर के आगे शिप लगा दिया, प्रोफेसरशिप, मेंटर के आगे शिप लगा दिया, मेंटरशिप, लीडर के आगे शिप लगा दिया, लीडरशिप। सिमिलरली वी कैन मेक वर्ड्स बाय एडिंग मेंट, इसी तरीके से हम किसी वर्ड के आगे मेंट लगा सकते हैं, एंड हुड भी लगा सकते हैं टू सर्टेन वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए, नाउ मेक वर्ड्स बाय एडिंग सुटेबल सफिक्सेस। अब यहाँ पर हमें कुछ सुटेबल सफिक्सेस लगाने हैं, वर्ड्स के राइट साइड में आपको कुछ जोड़ना है, जैसे कि या तो आप शिप लगाएंगे या मेंट लगाएंगे या फिर हुड लगाएंगे, टू द वर्ड्स गिवन बिलो। वर्ड्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, जैसे मेंबर है, ये गवर्न है, ये पार्टनर है, इनके आगे हमें कोई सफिक्स लगाना है। अब वो हमें देखना है कि कहाँ शिप लगेगा, कहाँ मेंट, कहाँ हुड। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल हमें करके दिखाया गया है। जैसे अचीव के आगे मेंट कर दिया, मेंट लगा दिया, तो अचीवमेंट, तो वर्ड बन गया अचीवमेंट। अब आगे के सारे आंसर हमने ये लिख दिए हैं, जैसे कि मेंबर के आगे आप क्या लिखेंगे, शिप, तो ये क्या बन जाएगा, मेंबरशिप। गवर्न के आगे आप क्या लिखेंगे, मेंट, ये बन जाएगा गवर्नमेंट। पार्टनर के साथ आप क्या लिखेंगे, शिप, ये बन जाएगा पार्टनरशिप। चाइल्ड के साथ आप लिखेंगे हुड, तो ये बन जाएगा चाइल्डहुड। फिर सिटीजन के आगे आप लिखेंगे शिप, तो ये बन जाएगा सिटीजनशिप। उसके बाद एंटरटेन के आगे आप लिखेंगे मेंट, तो ये बन जाएगा एंटरटेनमेंट। उसके बाद ब्रदर के साथ आप लिखेंगे हुड, तो ये बन जाएगा ब्रदरहुड। फिर एग्री के साथ आप लिखेंगे मेंट, तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, द एब्रीवेशंस। यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस हमने देखे थे जो इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं, इसरो और स्टेम।
इसरो का मतलब, इसरो की फुल फॉर्म हमने आपको बताई थी रीडिंग वीडियो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेम की फुल फॉर्म भी बताई थी, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये एब्रीविएशंस है, ठीक है, इसरो एंड स्टेम। यूज्ड इन द टेक्स्ट आर कॉल्ड एक्रोनिम्स, इनको एक्रोनिम्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे आर रीड और प्रोनाउंस्ड एज फुल वर्ड्स, क्योंकि ये पूरे वर्ड की तरह ही हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इसरो एंड स्टेम। अब इसके बाद क्या कहा गया देखिए, द ग्रिड गिवन बिलो हैज़ इक्रोनिम्स। अब यहाँ पर आपको ये ग्रिड नज़र आ रही है, टेबल से नज़र आ रही है, इसमें कुछ इक्रोनिम्स यहाँ पर छुपे हुए हैं, ठीक है, जैसे इसरो था, जैसे स्टेम था। फॉर द फॉलोइंग, किसके हिसाब से, ये 5 आपको चीज़ें दी गई है, कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह के नाम यहाँ बताए गए हैं, इन सब के आपको जो है एक्रोनिम्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, या एब्रीविएशंस भी कह सकते हैं। सर्कल द एक्रोनिम्स इन द ग्रिड, तो वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग कौन सा एक्रोनिम आएगा, सेकंड के अकॉर्डिंग कौन सा एक्रोनिम आएगा, या हम कहें एब्रीविएशन आएगा, वो हमें यहाँ सर्कल करके दिखाना है। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले कौन सा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका जो एब्रीविएशन है या इसका जो एक्रोनिम है वो यहाँ पर कौन सा होगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को हम किस नाम से जानते हैं, नासा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इधर से ये एन मिला, इधर से ए, इधर से एस लिया गया, इधर से ए, तो ये नासा बन गया। तो यहाँ पे नासा कहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए, एक आंसर हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहाँ से बनता है एम्स, कैसे, ए आई, उसके बाद फिर से आई, फिर ये एम और फिर ये एस, तो एम्स आपका कहाँ पर है, ये रहा, ए आई आई एम एस, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, एम्स। इसके बाद थर्ड देखते हैं, आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसके लिए जो वर्ड आएगा ना, जहाँ एब्रीविएशन आएगा या कहे के एक्रोनिम आएगा, वो होगा आयुष, AYUSH। तो ये थर्ड का आंसर हो गया हमारा। इसके बाद फोर्थ देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेक, इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। देखिए इसको दोबारा पढ़ते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसके लिए जो आपका इसका एब्रीविएशन बनेगा या एक्रोनिम बनेगा वो कौन सा होगा, वो होगा नाइपर, NIPER। तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ का। यहाँ से आप देख भी सकते हैं सेंस बनती है, यहाँ से एन लिया गया, आई, फिर पी, फिर ई और यहाँ से आर। अगला तो काफ़ी इजी है, फिफ्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO कहाँ पर है, ये हमारा फिफ्थ का आंसर हो गया, WHO। अब इसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा क्लिपिंग के बारे में ये बताया गया है। देखिए, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी इज लैब। लेबोरेटरी की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो लैब होती है, ठीक है। इन मेकिंग दिस शॉर्ट फॉर्म, द फ्रंट पार्ट ऑफ द वर्ड इज रिटेन्ड एंड द एंड पार्ट इज रिमूव्ड और क्रिप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका वर्ड था लेबोरेटरी, इससे क्या बन गया, इससे बनाया गया लैब। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो एंड पार्ट है उसको अलग कर दिया गया, इसको ऐसे कह सकते हैं कि एंड पार्ट को काट दिया गया, रिमूव कर दिया गया, या कह सकते हैं कि क्रिप कर दिया गया। और जो इसका जो फ्रंट पार्ट था ना उसको रिटेन किया गया, यानी उसको रखा गया। तो इससे क्या बना, लैब बना। अब ध्यान से देखिए, क्रिपिंग इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग वर्ड्स फ्रॉम लार्जर वर्ड्स इन इंग्लिश। यानी जो लार्जर वर्ड को काट के या कुछ पार्ट को रिमूव करके जब छोटा किया जाता है तो जो इसको कहते हैं क्रिपिंग करना, इससे एक नया वर्ड बनता है। देयर आर 3 क्रिपिंग मेथड, 3 तरह से ये क्रिपिंग मेथड होते हैं। अब जो फर्स्ट क्रिपिंग मेथड होता है वो है बैक क्रिपिंग। अ वर्ड इज़ मेड बाय रिमूविंग द एंड पार्ट ऑफ अ वर्ड, यानी कि कोई वर्ड है उसका एंड पार्ट आप हटा दीजिए, एक नया वर्ड आपको मिल जाएगा। एंड रिटेनिंग द फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट को आप रहने दीजिए। कैसे, आपके पास था एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिनेशन में से ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको रिमूव कर दिया, फ्रंट पार्ट एग्जाम रहने दिया, तो नया वर्ड बन गया एग्जाम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बैक क्लिपिंग, यानी कि पीछे वाला पार्ट हटा दिया वर्ड का। फिर एडवर्टाइजमेंट में से आपने ये पूरा पीछे वाला पार्ट तो हटा दिया और ये आगे का ऐड रख लिया, तो नया वर्ड बन गया ऐड। ऐसे गैसोलीन में से आप ये पीछे वाला पार्ट अगर हटा देते हैं इतना OLINE, तो क्या बनता है, गैस। और ये तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं। फिर मेमोरेंडम में से आप ये बैक वाला पार्ट हटा दीजिए और ये आगे वाला पार्ट रह जाएगा, ये बन जाएगा मेमो। ऐसे जिम्नेजियम में से ये पार्ट हटा दीजिए, आगे वाला पार्ट रखिए, तो क्या बन जाएगा, जिम। ऐसे ही फोटोग्राफ में से ये ग्राफ वाला पार्ट हटा दीजिए जो कि पीछे वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट फोटो रखिए, तो क्या बन जाता है, फोटो। तो ये हमने कौन सा मेथड देखा, बैक क्लिपिंग।
अब इसके बाद आता है फ्रंट क्लिपिंग, यानी कि आगे वाला पार्ट हटाएंगे, पीछे वाला पार्ट रखेंगे, एक नया वर्ड बन जाएगा। अ वर्ड इज मेड बाय रिमूविंग द फ्रंट पार्ट ऑफ अ वर्ड एंड रिटेनिंग द एंड पार्ट। इसमें हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे, पीछे वाला पार्ट रखेंगे। जैसे टेलीफोन में से टेली हटा दिया तो क्या बचा, फ़ोन, तो ये वर्ड नया बन गया ना, फ़ोन। इंटरनेट में से इंटर हटा दिया, क्या बचा, नेट, तो यहाँ पर आपको क्या नया वर्ड मिला, नेट। और ये हम क्या देख रहे हैं, फ्रंट क्लिपिंग, तो पहले वाला स्टार्टिंग वाला या फ्रंट वाला पार्ट हम हटा रहे हैं। मोटर बाइक में से मोटर हटा दिया तो क्या बचा, बाइक, ठीक है। इंटरनेट में से फ्रंट पार्ट इंटर हटा दिया, क्या बचा, ये नेट बचा, तो ये नेट आ गया। अब यहाँ पर हमने एक तो बैक क्लिपिंग देख लिया, फ्रंट क्लिपिंग देख लिया, अब हम देखेंगे थर्ड यानी कि मिडल क्लिपिंग। इसमें क्या करते हैं, अ वर्ड इज मेड बाय रिमूविंग द फ्रंट एंड द एंड पार्ट्स ऑफ द वर्ड एंड रिटेनिंग द मिडल पार्ट, यानी कि इसमें फ्रंट पार्ट भी हटा देंगे, एंड पार्ट भी हटा देंगे, मिडल पार्ट को रखेंगे और एक नया वर्ड बन जाएगा। जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, इसमें से फ्रंट पार्ट IN हटा दिया और ENZA हटा दिया, तो क्या बचा, मिडल पार्ट रख दिया, फ्लू, तो ये नया वर्ड बन गया, फ्लू। रेफ्रिजरेटर में से फ्रंट पार्ट हटा दिया, ये एंड पार्ट हटा दिया, क्या बचा, यहाँ पे बचता है फ्रिज, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, फ्रिज, FRIDGE। तो मिडल क्लिपिंग में हमने क्या देखा, फ्रंट पार्ट हटा देंगे, एंड पार्ट हटा देंगे, और जो मिडल वाला पार्ट है उसको रखेंगे और उससे हमें एक नया वर्ड मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड द टेबल दैट फॉलो, यानी कि इसी चैप्टर से लेकर हमें यहाँ पर कुछ एक सेंटेंस दिया गया है, उसको रीड करना है। द फाउंडेशन वॉज लेड बाय अर्ली पायनियर्स लाइक बिभा चौधरी, यानी जो फाउंडेशन रखी गई थी, जो नींव रखी गई थी, वो शुरुआती लीडर्स के द्वारा रखी गई थी, जैसे कि बिभा चौधरी के द्वारा। अब यहाँ पर ये टेबल दी गई है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, द फाउंडेशन, वर्ब क्या यूज है, वॉज लेड, ऑब्जेक्ट क्या है, अर्ली पायनियर्स लाइक बिभा चौधरी। देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात हो रही है। मैं छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस जैसे आप कहते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, यानी कि क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। तो इस चीज़ को अब आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हेयर इज़ द वर्ब इज़ एक्सप्रेस्ड इन पैसिव फॉर्म, यहाँ पर जो आपको ये दिया गया है ना, द फाउंडेशन वॉज लेड बाय अर्ली पायनियर्स लाइक बिभा चौधरी, ये पैसिव फॉर्म में दिया गया कि जो नींव रखी गई थी वो अर्ली पायनियर्स के द्वारा, जैसे कि बिभा चौधरी के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। वर्ब्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन आइदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आप वर्ब्स को एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के द्वारा दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ यहाँ पर होती है ना, जिससे पता चल जाता है पैसिव वॉइस है, वो ये है, वॉज आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, जैसे इज एम आ रहा है उसके साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, या वॉज वर है उसके साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये पैसिव फॉर्म यूज़ हो रहा है। और उसके अलावा यहाँ बाय भी यूज़ हो गया, जैसे क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, तो बाय भी इसकी एक निशानी होती है कि ये एक पैसिव वॉइस है। आगे देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, द सेंटेंस इज सेट टू बी इन एक्टिव वॉइस, तब हम कहते हैं कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है। जैसे मैंने बताया था मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये एक्टिव वॉइस है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, लेकिन जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तो हम कहते हैं पैसिव वॉइस है। जैसे मैंने बताया क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है। अब आगे देखते हैं, जनरली सेंटेंसेज रिटन इन एक्टिव वॉइस आर कंसिडर्ड इफेक्टिव, यानी कि जनरली जो सेंटेंसेज एक्टिव वॉइस में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, उनको हम कहते हैं इफेक्टिव। हाउएवर पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन, लेकिन पैसिव वॉइस कब यूज़ किया जाता है उसको देखिए, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। पैसिव वॉइस कब यूज़ किया जाता है, व्हेन द एक्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द डूअर, जब एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करने वाले से ज़्यादा, यानी किसने किया इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्शन क्या हुआ, तब हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अ क्योर फॉर द डिजीज़ वॉज डिस्कवर्ड, यानी कि बीमारी का जो इलाज था वो ढूंढ लिया गया, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कवरी। द फोकस इज़ ऑन द डिस्कवरी नॉट ऑन हु डिस्कवर्ड इट, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया, डिस्कवरी को, ना कि किसने डिस्कवर किया, इससे इसको ऐसा लिखा गया, अ क्योर फॉर द डिजीज़ वॉज डिस्कवर्ड, बीमारी का इलाज ढूंढा गया। तो यहाँ पे भी आपने देखा वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो ये पैसिव वॉइस है। और भी एक और इसका एक तरीका कह सकते हैं कि होता है कि पैसिव वॉइस कब यूज़ किया जाता है, डूअर व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन एजेंट इज ऑब्वियस, जब आपको पता है कि करने वाला कौन है तो आप उसको इतना महत्व नहीं देते, बल्कि काम क्या हुआ उसको महत्व देते हैं। एग्जांपल देखिए, द नेशनल एंथम इज संग एट द बिगनिंग ऑफ द इवेंट, यानी कि नेशनल एंथम इवेंट की बिगनिंग में ही या समारोह के बिगनिंग में ही गाया जाता है। इट इज़ क्लियर दैट पीपल सिंग इट, ये क्लियर है कि लोग ही इसे गाते हैं। सो मैशनिंग द डूअर इज़ अननेसेसरी, इसलिए यहाँ पर ये नहीं बताया गया कौन गा रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि लोगों की बात हो रही है। मेन है कि नेशनल एंथम गाया जाता है, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया।
आगे, डूअर ऑफ द एक्शन इज़ अननोन, जब आपको करने वाले का कुछ पता ही नहीं है, वो अननोन है। जैसे कि द कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, जो कार थी वो पिछली रात चुरा ली गई, ठीक है। तो इसमें देखिए द आइडेंटिटी ऑफ द थीफ इज़ अननोन, तो ये पैसिव वॉइस में लिखा गया ये, द कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, पिछली रात को कार चुरा ली गई। अब इसके बाद क्या कहा गया देखिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट। यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसको कि कंप्लीट करना है विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और यहाँ पर हमें पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ करनी है। गिवन इन द बॉक्स बिलो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको हमें यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। और पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद रिमेंबर दैट द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, और हमें ये भी याद रखना है कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर हमने ये सारे आंसर लिख दिए हैं। अब हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे कि इनका मतलब क्या है, कहाँ पर किस तरीके से हमने ब्लैंक स्पेसेस को फिल किया है। और पैसिव वॉइस में लिखना है, ये हमने याद रखना है। लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस वर पब्लिश्ड, यानी कि पिछले साल कुछ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट थी मेडिकल साइंस में जो पब्लिश्ड हुई। तो यहाँ पर एडवांसमेंट्स है, तो इसको प्लूरल की तरह लेंगे, और यहाँ पर इसके साथ ये वर आएगा क्योंकि प्लूरल के साथ वर आता है। लास्ट ईयर यानी पास्ट में चल रहा है, तो या तो वॉज आएगा या वर आएगा। तो एडवांसमेंट्स यानी प्लूरल है तो वर आया, और उसके साथ पब्लिश्ड, ये पब्लिश्ड कर दिया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, से, इज, एम, आर या वॉज, वर, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं। लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस वर पब्लिश्ड, पिछले साल मेडिकल साइंस में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स पब्लिश की गई थी, ठीक है। इन रीडिंग मेडिकल जर्नल्स व्हेन अ न्यू वैक्सीन फॉर मलेरिया, अब यहाँ बात आ रही है न्यू वैक्सीन की, ये सिंगुलर है, अ न्यू वैक्सीन, वॉज आएगा इसके साथ, और इसके साथ डिस्कवर की थर्ड फॉर्म आएगी डिस्कवर्ड, यानी कि जब एक नई वैक्सीन मलेरिया के लिए डिस्कवर की गई थी। तो कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, एक्टिव पैसिव में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब इसके बाद देखिए द वैक्सीन, अब वैक्सीन क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ वॉज आएगा क्योंकि सब पास्ट में ही चल रहा है, और उसके साथ हम लिखेंगे टेस्ट की थर्ड फॉर्म टेस्टेड। द वैक्सीन वॉज टेस्टेड थ्रू सेवरल क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि वैक्सीन को टेस्ट किया गया था अलग अलग बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के द्वारा। एंड रिजल्ट्स, अब ये प्लूरल है ना रिजल्ट्स, तो इसके साथ वर आया, रिजल्ट्स वर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड की थर्ड फॉर्म, एंड रिजल्ट्स वर रिकॉर्डेड इन दोस जर्नल्स, यानी कि वैक्सीन को सिंगुलर था, वैक्सीन को टेस्ट किया गया और उसके जो भी रिजल्ट आए उन रिजल्ट को रिकॉर्ड किया गया। ड्यूरिंग द ट्रायल्स ब्लड सैंपल्स वर टेकन, ब्लड सैंपल्स प्लूरल है ना, यानी ट्रायल के दौरान ब्लड सैंपल्स लिए गए, वर टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म आ गई। रेगुलरली फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, यानी पार्टिसिपेंट से रेगुलरली ब्लड सैंपल्स लिए गए टू मॉनिटर देयर इम्यून रिस्पॉन्स, उनके इम्यून रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने के लिए। द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई थी उसका जो अमाउंट, ये अमाउंट अब यहाँ पर हम एज अ सिंगुलर लेंगे, तो यहाँ इसके लिए वॉज आएगा और ये आएगा मेजर की थर्ड फॉर्म मेजर्ड। द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड, यानी जो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस है उसका जो अमाउंट था उसको मेजर किया गया केयरफुली टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन, ताकि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस का पता किया जा सके। तो ये पूरी जो रिपोर्ट थी इसको हमने कंप्लीट कर दिया है, वो भी पैसिव वॉइस के हिसाब से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट आपको दी गई है। रीराइट द रिपोर्ट यूजिंग पैसिव वर्ब्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि पैसिव वॉइस का यूज़ किया जा सकता है वहाँ पर आपको पैसिव वॉइस या इसको ऐसे कह के पैसिव वर्ब्स का यूज़ करना है। अब यहाँ पर आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यह भी बताया गया कि आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। यू में बिगिन लाइक दिस, एन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड, के एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पूरा पैसिव वॉइस के हिसाब से इस रिपोर्ट को लिखेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी स्टार्टिंग देखें, अभी तो ये एक्टिव वॉइस में है। आई कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ, यानी कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए आपको टेंस को पकड़ना पड़ेगा, टेंस कौन सा, कंडक्टेड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इसी के अकॉर्डिंग, पास्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। आई कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ, यानी कि प्लांट ग्रोथ पर लाइट का क्या इफेक्ट होता है, इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने पूरा ये पैसिव वॉइस में लिख दिया, यानी ये जो एक्टिव वॉइस में है ना ये पूरी रिपोर्ट, इसको यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस में लिख दिया। इसको ध्यान से देखिएगा। एन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ,
यानी कि प्लांट ग्रोथ पर लाइट का क्या इफेक्ट होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब आप तरीका देख रहे हैं, पहले था कि मैंने किया था, यहाँ क्या हो रहा है कि एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब आगे देखते हैं। वेरियस प्लांट्स वर प्लेस्ड अंडर डिफरेंट लाइट कंडीशंस, अलग अलग प्लांट्स को डिफरेंट लाइट कंडीशंस में रखा गया था। एंड देयर ग्रोथ वॉज मेजर्ड, और उनकी ग्रोथ को मेजर किया गया था ओवर सेवरल वीक्स, कई सप्ताह तक, यानी कई हफ्तों तक। डाटा वॉज रिकॉर्डेड, ये सब पैसिव वॉइस में चल रहा है, देखिए वॉज मेजर्ड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई ना पैसिव वॉइस। डाटा वॉज रिकॉर्डेड, डाटा रिकॉर्ड किया गया था। डाटा वॉज रिकॉर्डेड डेली टू ट्रैक द हाइट ऑफ ईच प्लांट, हर प्लांट की हाइट को ट्रैक करने के लिए डेली जो डाटा था वो रिकॉर्ड किया गया था। आगे, एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट के एंड में, द रिजल्ट्स वर एनालाइज, रिजल्ट्स एनालाइज किए गए थे, ये भी पैसिव वॉइस है। एंड इट वॉज फाउंड, और ये पाया गया, ये भी पैसिव वॉइस है, दैट प्लांट्स एक्सपोज टू नेचुरल लाइट ग्रो सिग्निफिकेंटली टॉलर देन दोज अंडर आर्टिफिशियल लाइट, यानी कि ये पाया गया कि जिन प्लांट्स को नेचुरल लाइट दी गई थी उनमें ज़्यादा ग्रोथ हुई, किनके कंपैरिजन में, उनके कंपैरिजन में जिन प्लांट्स को आर्टिफिशियल लाइट में रखा गया था। यानी जो आर्टिफिशियल लाइट में रखे गए थे उन प्लांट्स की ग्रोथ कम थी, जो नेचुरल लाइट में रखे गए थे उन प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा हुई। आगे, इट वॉज कंक्लूडेड, तो इससे क्या नतीजा निकाला गया, ये भी पैसिव वॉइस है, दैट सनलाइट प्लेज अ क्रूशल रोल इन प्लांट ग्रोथ, इससे ये पता चला, ये नतीजा निकाला गया कि प्लांट की ग्रोथ में सनलाइट एक क्रूशल रोल प्ले करती है। द फाइंडिंग्स वर प्रेजेंटेड, ये भी पैसिव वॉइस है, वर के साथ थर्ड फॉर्म आई ना, प्रेजेंटेड। द फाइंडिंग्स वर प्रेजेंटेड टू द क्लास, और जो भी ये रिजल्ट निकले ये सारी रिपोर्ट फिर क्लास के सामने पेश की गई। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन एनहेंसिंग फोटोसिंथेसिस एंड ओवरऑल प्लांट हेल्थ, यानी ये रिपोर्ट क्लास के सामने पेश की गई जिसमें कि इस चीज़ को, लाइट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया कि फोटोसिंथेसिस में और प्लांट की ग्रोथ में या प्लांट की हेल्थ में लाइट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये रिपोर्ट क्लास के सामने दिखाई गई। एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये आपके इंग्लिश ग्रामर का ही पार्ट है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर मैं नहीं समझा पाऊँगा, तो इसका आंसर पूरा मैंने आपको दे दिया। इस क्वेश्चन का आंसर हमें ये एक रिपोर्ट दी गई थी जिसको कि पैसिव वॉइस में चेंज करना था, वो करके दिखा दिया। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप अपने इंग्लिश टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द बॉक्स ऑन लैंडिंग ऑफ चंद्रयान। यहाँ पर ये बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें चंद्रयान की लैंडिंग के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कंप्लीट द पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यहाँ पर हमें ये इसको कंप्लीट करना है, इस पैसेज को। ब्लैंक स्पेसेस आप देख सकते हैं, इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। और यहाँ पर जैसे फर्स्ट है तो इसके लिए हमें सही ऑप्शन यहाँ से लेना होगा। ये 4 ऑप्शन है ना, तो हर ब्लैंक स्पेस के आगे आपको जो भी फिल करना है उसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं क्या क्या बताया गया। लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट टुवर्ड्स द मून फ्रॉम अर्थ, यानी अर्थ से मून के लिए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जाए। उसके बाद पोजीशन द स्पेस क्राफ्ट टू एंटर द मून्स ऑर्बिट, फिर स्पेस क्राफ्ट की पोजीशन ऐसी की जाए कि वो मून की ऑर्बिट में एंटर कर जाए। एडजस्ट द स्पेस क्राफ्ट पाथ फॉर लैंडिंग, फिर स्पेस क्राफ्ट के लैंडिंग के लिए उसका जो पाथ है उसको एडजस्ट किया जाए। फिर स्लो डाउन द स्पेस क्राफ्ट एज इट नियर्स द मून सरफेस, और फिर जब ये स्पेस क्राफ्ट मून के सरफेस के करीब आए तो इसकी स्पीड कम की जाए। फिर रिलीज द रोवर टू एक्सप्लोर द सरफेस, रोवर को रिलीज़ किया जाए, जो बाहर आता है ना रोवर, ये रिलीज़ किया जाए बाहर आने के लिए सरफेस पे। एंड कलेक्ट वैल्यूएबल डाटा, ताकि ये वैल्यूएबल डाटा को कलेक्ट करे। अब हमें ये ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पर फिल करने हैं, इस पैसेज को पूरा करना है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, चंद्रयान्स लैंडिंग मिशन इन्वॉल्व्स सेवरल की स्टेप्स, यानी कि चंद्रयान का जो लैंडिंग मिशन है उसमें बहुत सारे की स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ ये जो इन्वॉल्व्स है इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस में चलेगा। जब ऐसे यस आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये टेंस को समझना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट द स्पेस क्राफ्ट सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा इज डैश। अब डैश के बाद हम डैश में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब जो ऑप्शन आएगा वो ध्यान से देखिए, इसको मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। फर्स्ट द स्पेस क्राफ्ट डैश टुवर्ड्स द मून फ्रॉम द अर्थ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज लॉन्च्ड। ये जो डी पार्ट है ना, इज लॉन्च्ड, ये यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इज लॉन्च्ड। अब इसको जरा पढ़ते हैं। फर्स्ट द स्पेस क्राफ्ट इज लॉन्च्ड टुवर्ड्स द मून फ्रॉम द अर्थ, यानी सबसे पहले तो जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लॉन्च किया जाता है अर्थ से मून की तरफ।
अब यहाँ पर ये स्पेसक्राफ्ट था, स्पेसक्राफ्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा इज़, तो इज़ यहाँ पर दिख रहा है ना हमें, क्योंकि प्रेजेंट में भी ध्यान रखना है तो इज़ आएगा, और सिंगुलर है तो इज़ आया, प्रेजेंट में इज़ ही आता है। और उसके बाद लॉन्च्ड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो इज़ एम आर के साथ या वॉज वर्क के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इज़ लॉन्च्ड आया। और इस किसके अकॉर्डिंग आया, इस स्पेसक्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ पर जो स्पेसक्राफ्ट है वो लॉन्च कर दिया गया है, अब वो मून की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होगा, देन इट डैश टू एंटर द मून्स ऑर्बिट। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसको पोजीशन किया जाएगा मून की ऑर्बिट में। तो यहाँ बात हो रही है स्पेसक्राफ्ट की, तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। बाकी कुछ नहीं लगा सकते आप, वॉज नहीं आएगा क्योंकि पास्ट बन जाएगा, सिर्फ पोजीशन भी नहीं लिख सकते, हैज़ पोजीशन भी नहीं आएगा, इज पोजीशनड आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देन इट इज़ पोजीशन टू एंटर द मून्स ऑर्बिट। अब आगे देखिए, आफ्टर रीचिंग द मून्स ऑर्बिट, यानी कि जब ये स्पेसक्राफ्ट मून की ऑर्बिट में पहुंच जाता है, द स्पेसक्राफ्ट्स पाथ डैश फॉर लैंडिंग। फिर वही स्पेसक्राफ्ट है तो उसके साथ इज होगा, तो इज यहाँ थर्ड में यहाँ है ना ऑप्शन, देखिए अभी हम थर्ड देख रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से सही ऑप्शन ये वाला रहेगा, इज एडजस्टेड। तो यहाँ पर आएगा इज एडजस्टेड। अब इसको एक बार पढ़ते हैं, आफ्टर रीचिंग द मून्स ऑर्बिट द स्पेसक्राफ्ट्स पाथ इज एडजस्टेड फॉर लैंडिंग। यानी कि जब एक बार स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में पहुँच गया, फिर इसके पाथ को एडजस्ट किया जाता है लैंडिंग के लिए, मून पर उतारने के लिए। अब बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं थे, एडजस्टेड होता तो पास्ट बन जाता, वॉज एडजस्टेड भी पास्ट में दिखाएगा, वर एडजस्टेड भी पास्ट में दिखाएगा, तो सही ऑप्शन है इज एडजस्टेड। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट द स्पेस क्राफ्ट डैश एज इट नियर्स द मून सरफेस। अब जब इसको लैंड कराया जाना, ये मून के सरफेस के नज़दीक आ गया, तब क्या होता है, इसकी स्पीड को कम किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, इज स्लोड डाउन, क्योंकि हमें प्रेजेंट में भी रखना है और पैसिव वॉइस की भी तरह दिखाना है, तो इज स्लोड डाउन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्थ वाले में इज स्लोड डाउन। तो यहाँ फोर्थ में हमने लिख दिया इज स्लोड डाउन। इसको पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट द स्पेसक्राफ्ट इज स्लोड डाउन एज इट नियर्स द मून सरफेस। यानी कि जब स्पेसक्राफ्ट मून के सरफेस के नज़दीक आ जाता है तो उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, फाइनली द रोवर डैश टू एक्सप्लोर द सरफेस एंड कलेक्ट वैल्यूएबल डाटा। उसके बाद रोवर को बाहर छोड़ दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और फिर वो कलेक्ट करता है वैल्यूएबल डाटा को। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इज रिलीज्ड, यानी रोवर को छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा इज रिलीज्ड। फाइनली द रोवर इज रिलीज्ड, यानी फाइनली रोवर को निकाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। एक्सप्लोर द सरफेस, टू एक्सप्लोर द सरफेस, ताकि वह सरफेस को एक्सप्लोर कर सके और वैल्यूएबल डाटा को कलेक्ट कर सके। तो इस तरीके से ये भी हमने पूरा करके दिखा दिया है, ठीक है, सारे ब्लैंक स्पेसेस फिल कर दिए हैं। और ये सब हमने जो किया है वो पैसिव वॉइस के हिसाब से किया है, याद रखिएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।